हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि नामदेव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने कंप्यूटर का कुछ बेसिक बताया था और कल कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, जिसका आप लोगों ने कमेंट करके भी बताया है। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, उनका मैं बताऊंगा कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। बहुत अच्छा प्रयास लगा आप लोगों का जो आप लोगों ने कमेंट किए। आज की वीडियो में फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको फिर से कमेंट करके बताना है। लेकिन कुछ लोग हैं वीडियो को देख भी लेते हैं, ना ही उन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है चैनल और ना ही वो लोग कमेंट करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज का अपना टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आखिरकार कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती हैं और इस जनरेशन में कौन कौन से कैटेगरी के कंप्यूटर रखे गए हैं। पहले क्या था कि कंप्यूटर, जब कल अपन ने इतिहास पढ़ा था जो कंप्यूटर का, उसमें कई सारे कंप्यूटर आपने देखे थे। सबसे पहले अबेकस था, उसके बाद नेपियर करके था, उसके बाद पास्कलाइन था, उसके बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा भी कई सारे ऐसे कंप्यूटर बनाए गए थे। लेकिन क्या हुआ कि कई सारी टेक्नोलॉजी आई, समय समय पे कई सारी टेक्नोलॉजी आती गई। उन्हीं टेक्नोलॉजी कहें कि तकनीक आती गई, उन्हीं के आधार पर कंप्यूटरों को कई सारी जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसी 5 जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड कर दिया है। प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन, चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन, और सबसे लास्ट में आती है पंचम पीढ़ी, जिसको अपन बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। और भी कई सारी पीढ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 ही पीढ़ियों को पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पीढ़ी पर। पहली पीढ़ी में क्या था, पहली जनरेशन में क्या था, ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें आई हैं जिसके आधार पर इसको पहली पीढ़ी नाम दे दिया गया है। बहुत साल पहले कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। कई सालों से कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। 3000 साल पहले पुराना इतिहास रहा है कंप्यूटर का। कंपोनेंट्स और आज के समय कंप्यूटर के बहुत अंतर है। मतलब पहले के समय के कंप्यूटर और आज के समय के कंप्यूटर में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले कंप्यूटर को खुद चलाना पड़ता था। आजकल के इतने कंप्यूटर एडवांस हो गए हैं कि आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक कमांड देते हैं तो कंप्यूटर स्वयं चलेगा। इतने एडवांस हो गए हैं, एआई का ज़माना आ गया है। एआई के आधार पर आपको कुछ भी कराना है तो आप वो करा सकते हैं। जब एआई टॉपिक पढ़ेंगे अपन, लास्ट में मिलेगा आपको डीसी में पढ़ने को, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर चर्चा करेंगे अपन एआई पे। आज के समय में कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, बहुत ही एडवांस और मॉडर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराने समय में कंप्यूटर इतने मॉडर्न नहीं थे, ना ही एडवांस हुआ करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर क्षेत्र में सुधार हुआ है। धीरे धीरे इनमें सुधार भी आता गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी तक का सुधार रहा है। पहले कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। पहले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लार्ज, कमरे के आकार के समान हुआ करते थे। लेकिन निरंतर इनमें डेवलपमेंट हुआ है। वैज्ञानिकों ने नई नई खोज कर करके इनमें इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि इतने बड़े आकार को आपकी जेब में रख दिया है। आज का समय कंप्यूटर का समय है और मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही रूप है। पहले के आकार में बहुत बड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड भी बहुत तेज थी। इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, फास्ट हो चुकी है। सरल भाषा में समझे तो समय अवधि के अनुसार
जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। मतलब समय समय पे जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर में विकास होता गया है, निरंतर विकास हुआ है, उसको अपन बोल देते हैं सरल भाषा में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लगा है। हमने अभी आपको बताया है इसमें कितना समय लगा है, 5 पीढ़ियों का समय लगा हुआ है। इन 5 पीढ़ियों को अपन को डिटेल में पढ़ना है। ये कौन कौन सी 5 पीढ़ी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पीढ़ी को पढ़ना। देख लेना फोन। उससे पहले थोड़ा आप लोगों को बताना है कि जो पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उस फर्स्ट क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे और हमने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग कमेंट करके बताना आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से नहीं बनते हैं। और ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो हमसे नहीं आ रहे। जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो गलत हो या सही हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम आप लोगों के साथ दुगनी मेहनत करेंगे। तो कुछ बच्चे हैं जिनका मैं यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। एक है राम देवी, जिन्हें आंसर दिए हैं, काफ़ी ठीक आंसर रहे इनके। आप चेक भी कर सकते हैं पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हालांकि हमने इसके आंसर लिख दिए हैं यहीं बगल में, ये आंसर लिखे हुए हैं, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, सबके आंसर इसमें लिखे हुए हैं। आप चेक करके देख लेना। एक जन ने और कमेंट किया है, रागनी बुंदेला। इनने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा रागनी ध्यान रहे कि आप 1 बाय 1 आंसर दें। ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने जो कमेंट किया है वो किस क्वेश्चन का किया है। तो आप एक कमेंट में पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया है, काफ़ी अच्छा प्रयास रहा आपका। सेकंड जो वीडियो है उसका भी आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करना है। एक एक करके जो कमेंट में आंसर करेगा उसके स्क्रीनशॉट आपको ऐसे बताएंगे और आंसर भी यहाँ पर बगल में शो करेंगे। अब चलते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन पे। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का समय 1940 से लेकर 1956 तक का रहा है। अब कई किताबों में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ओवरऑल यही समय रहा है 1940 से लेकर 1956 तक के बीच का। इसमें क्या विकास हुआ है आखिरकार कंप्यूटर का, कैसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई जिसके कारण इसको पहली जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाने लगा। तो इसमें सबसे पहला जो विकास हुआ है वो हुआ है वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका आविष्कार पहली जनरेशन में हुआ था। इनके माध्यम से कंप्यूटर चलाए थे। पिछली क्लास में मैंने बताया है, कमेंट करके बताना कि पहला जो कंप्यूटर था उसमें कितने वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैक्यूम ट्यूब क्या करते थे, ये कंट्रोल करने का काम करते थे, प्रोसेसिंग करने का काम करते थे। इन्हीं के आधार पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती थी कंप्यूटर में। पहली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत लार्ज साइज के कमरे के आकार के हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत करते थे। अब कोई भी साइज में बड़ा होगा, बड़ा यंत्र होगा, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, तो बिजली की खपत तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही करेगा। तो ये बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। आकार में बड़े थे, आकार में बड़े होने के कारण बिजली खपत करते थे ज़्यादा और अधिक गर्मी, मतलब हीट जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा हीट। जैसे किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रही है तो ऑटोमेटिक वो हीट जनरेट करने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। स्पीड क्या थी इनकी? कम थी। स्पीड क्या थी? जैसे मान लो आज के समय में 1 सेकंड में कई सारी गणनाएं हो जाती हैं, लेकिन पिछले कंप्यूटर में ऐसे नहीं था, तो इनकी स्पीड भी क्या थी? कम थी। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, हाँ ये इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि पहले जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती थी, सबसे पहले जो कंप्यूटर में प्रोग्राम का विकास हुआ वो मशीन लर्निंग थी। मशीन लर्निंग में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जो पहली प्रोग्रामर थी लेडी लवलेस, जिन्होंने क्या किया था, पहला प्रोग्राम लिखा था वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखा था। चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, उसमें इंस्टॉल किया था, तो वो पहली लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। भारी मेंटेनेंस की आवश्यकता, अब जब साइज में बड़े थे, हीट जनरेट कर रहे थे, गर्म भी हो रहे थे, तो इनको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। उदाहरण क्या क्या हैं? एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, ये तीनों उदाहरण इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप याद कर लेना कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। यहाँ पर आप लोग बना हुआ देख भी सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब का हमने एक पिक्चर लगा के दिखाया है आपको, ये कहलाते थे वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद आगे देखते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन, मतलब कुछ लाभ हैं और कुछ हानि है। जब भी किसी चीज़ का विकास होता है तो तय है उसके कुछ लाभ भी होंगे, कुछ हानि भी होंगी। तो पहले अपन लाभ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हानि पढ़ेंगे। क्या आखिरकार इसकी हानि रही है और क्या इसके लाभ रहे हैं। तो एडवांटेज में देखें क्या है इसके एडवांटेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डाटा की कैलकुलेशन बहुत तेज से करते थे, मतलब बहुत तेज़ी से करते थे कैलकुलेशन, मिली सेकेंड में गणना करते थे। हालांकि स्पीड थी, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं थी जितने आज के कंप्यूटरों की है, तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे, आज के समय में वैक्यूम ट्यूब नहीं मिलते। उस समय क्या है कि कंप्यूटरों का आविष्कार ही हुआ था वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से, तो वैक्यूम ट्यूब को मिल पाना मतलब परचेस कर पाना आसान था। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी, एकदम सरल सस्ती टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से भी आसानी से मिल जाते थे। इन कंप्यूटरों में वैज्ञानिक काम कर सकते थे, कई सारे ऐसे साइंटिफिक काम हैं जो इनके माध्यम से अपन कर सकते थे, क्योंकि ये साइज में बड़े थे, अच्छी स्पीड भी ठीक थी इसकी, लेकिन आज के मुकाबले नहीं थी उतनी ठीक। इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की क्षमता थी, मतलब जो भी डेटा है उसको जी स्टोर कर सकते थे, जो भी स्टोर किया हुआ डेटा उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट भी कर सकते थे। इसके ये हो जाते हैं आपके एडवांटेज, मतलब लाभ। मतलब क्या क्या कह सकते हो, स्पीड तेज़ थी, उस समय वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, टेक्नोलॉजी महंगी नहीं थी, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी ना होने के कारण आसानी से मिल सकते थे, और ये डेटा को स्टोर करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट भी कर सकते थे। तो ये हो गया इसके लाभ। अब अपन देखते हैं इसकी हानि। हानि कुछ ना कुछ होंगी। क्या नहीं कर सकता था, वैसे हानि ना कहें तो क्या नहीं कर सकता था कंप्यूटर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या क्या नहीं कर सकता था। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था, तो ये एक अपन हानि में ले लेंगे, मतलब काफ़ी बड़ा था तो स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, तो हो गया मतलब साइज काफ़ी बड़ा था, आकार में बड़े थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। अब कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हीट कर रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो नुकसान ही हुआ एक प्रकार से उसका, तो हीट ज़्यादा होता था, मतलब गर्म होते थे। कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन एसी की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें एसी फिट कर दी जाती थी ताकि कंप्यूटर ठंडा रहे। वैक्यूम ट्यूब की संख्या ज़्यादा थी, अभी हमने आपसे बताया है, कहा है कि वैक्यूम ट्यूब कितने थे पहले कंप्यूटर में, उसको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये दूसरी वीडियो में हमने पढ़ाया है, सेकंड लेक्चर में इसको पढ़ाया है। पहले बड़े आकार के कारण ये बहुत मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते थे, ये भी एक प्रकार से क्या माना जाएगा, डिसएडवांटेज माना जाएगा।
इन कंप्यूटरों को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब मुश्किल कोई काम होगा तो वो डिसएडवांटेज में पहुंचेगा, क्योंकि आकार बड़ा था। आकार बड़ा होने के कारण इसका मेंटेनेंस क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इनमें प्रोग्रामिंग भी एक कठिन कार्य था। ये सिर्फ हमने अभी आपको बताया था मशीन लैंग्वेज ही जानते थे, इनके अलावा कोई अदर लैंग्वेज नहीं जानता था। और मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, 0 और 1 में यूज करते हैं। आज के समय में भी कंप्यूटर 0 1 ही जानता है, ऐसा नहीं कि आज अपन नई नई लैंग्वेज खोज ली तो अलग से जानने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में भी मशीन ही लैंग्वेज पे कंप्यूटर काम करता है, बट उनको कन्वर्ट कर दिया जाए। आज की कई सारी लैंग्वेज हैं, उनको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में इनपुट दिया जाता है। तो आज का समय मतलब मशीन लैंग्वेज तो वही है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज आने के कारण हाई लेवल को कन्वर्ट करके अपन मशीन लैंग्वेज में इनपुट दे सकते हैं। तो ये हो गए डिसएडवांटेज और एडवांटेज फर्स्ट जनरेशन के। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन में क्या क्या विकास हुआ है और इनके आधार पे, किस आधार पे कंप्यूटर को सेकंड जनरेशन कहा गया है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर का समय काल रहा है वो रहा है 1956 से लेकर 1963 तक का। 1956 से 1963 तक का। ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, 1-2 साल आगे पीछे, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो आप ऐसे ही याद रखना 1956 के आसपास, 1963 के आसपास। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई है जिसके कारण फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आ गई है। इसमें सबसे अच्छा विकास कहें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का विकास हुआ था। जी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर लगे हैं छोटे छोटे। ट्रांजिस्टर का विकास होने के कारण इनको सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर ने ले ली। मतलब जो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम करते थे, वही काम सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। सेकंड जनरेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसको सेकंड जनरेशन कहा गया, ट्रांजिस्टर। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। अब कंप्यूटर छोटे, तेज और विश्वसनीय हो गए थे। मतलब जो कंप्यूटर का आकार था वो छोटा हो गया था। पहली पीढ़ी की अपेक्षा दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर छोटे हो गए थे, आकार उनका क्या हो गया था, छोटा। तेज और विश्वसनीय हो गए थे, तेज और विश्वसनीय हो गए थे, मतलब स्पीड भी इनकी क्या हो गई थी, पहले की अपेक्षा तेज हो गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्ट्रान का उपयोग, जैसे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ, वो है लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर का यूज हुआ है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का विकास इसी समय हुआ है। जैसे कोबोल एक लैंग्वेज है, जैसे फोर्ट्रान भी एक लैंग्वेज है, ऐसी कई और भी लैंग्वेज हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग से टॉपिक है, उसमें पूरा बढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना कि सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी, कोबोल और फोर्ट्रान। अब प्रोग्रामिंग सरल हो गई थी। पहली जनरेशन की अपेक्षा अब प्रोग्राम कैसी हो गई थी, सरल हो गई थी, ज़्यादा भरोसेमंद, मतलब भरोसा ज़्यादा हो गया था व्यक्तियों को इस पर। इस दौर में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्राम भाषा सामने आई। उदाहरण के लिए इसमें भी याद रखना IBM 4001, IBM 1620, ये इसका याद रखना उदाहरण क्या क्या है, ये पूछे जाते हैं क्योंकि। तो सेकंड जनरेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार और देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन में सबसे पहले इसमें अपन ने पढ़ा है ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए थे, स्पीड हो गई थी तेज, विश्वसनीय हो गए थे। और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ है, जैसे कि कोबोल, जैसे कि फोर्ट्रान, भरोसेमंद भी हो गए थे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं IBM 1401 और IBM 1620, ये याद रखना इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है अपना लाभ हानि, या कहें तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। मतलब सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में भी कुछ कमी थी,
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में भी कुछ कमी थी, ऐसा नहीं कि कमी तो आपको हर जगह मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, तो वो उसके नुकसान या हानि में पहुंच जाएगी। जो हुआ है वो उसके लाभ में पहुंच जाएगा। क्या क्या हुआ है वो हमने आपको बता ही दिया है। तो पहला एडवांटेज देख लेते हैं, क्या है पहला एडवांटेज। पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा था। अभी हमने आपको बताया था इसमें साइज क्या हो गया था, कम आकार में छोटा। पहली पीढ़ी में कम से कम कमरे के बराबर था, अब थोड़ी छोटा फ्रिज के आकार का लगभग आ गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्द गर्म नहीं होते थे, मतलब पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये कम गर्म होते थे, ये भी हो गया। ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे, पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये कम खपत करते थे बिजली की। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मतलब स्पीड इनकी बढ़ गई थी। ये डेटा माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे, मतलब माइक्रो सेकंड में डेटा का कैलकुलेशन कर देते थे। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना आसान था, मेंटेनेंस का क्या हो गया था, आसान, लाभ हो गया। तो ये पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे, ये क्या हो गए थे, सस्ते भी हो गए थे। इनकी एक्यूरेसी अधिक, मतलब शुद्धता क्या हो गई थी, अधिक, ज़्यादा और विश्वसनीय हो गए थे। रिलायबल मतलब विश्वसनीय हो गए थे। सीधा सीधा कह सकते हैं 4-5 पॉइंट याद रखना। साइज मतलब आकार कम हो गया था, स्पीड बढ़ गई थी, हीट कम करते थे, गर्म कम होते थे, और मेंटेनेंस भी क्या हो गया था, आसान हो गया था, सस्ते हो गए थे और रिलायबल हो गए थे। 4-5 पॉइंट हैं जी, आप याद रखना। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिसएडवांटेज मतलब कि हानि, मतलब कि कमी क्या थी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत, फिर भी मतलब उतनी ज़्यादा भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेन मतलब रख रखाव की आवश्यकता थी, मेंटेनेंस इनका ज़रूरी था। इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए, जैसे साइंटिस्ट कोई काम कर रहे हैं तो उसी को पूरा किया जा सकता है इसके माध्यम से। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग, इसमें एक पंच कार्ड होता था इनपुट देने के लिए, जैसे आज के समय अपन इनपुट माउस से और कीबोर्ड से देते हैं, उसी प्रकार से इसमें पंच कार्ड होता था। ये फ़ोटो नहीं हम लगा पाए पंच कार्ड की, अगली वीडियो में हम आपको फ़ोटो बता देंगे पंच कार्ड की क्या होता है पंच कार्ड। तो डिसएडवांटेज मतलब एसी की आवश्यकता थी और रख रखाव की आवश्यकता थी, इसके साथ साथ कुछ विशेष काम ही कर सकते थे और पंच कार्ड का उपयोग करते थे इनपुट देने के लिए, पंच कार्ड का जी याद रखना आप लोग। 5 पॉइंट डिसएडवांटेज है। इसके बाद अगला क्या आता है, अगला देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद आप लोग चैनल को लाइक कर लें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट से हमें पता चलता है कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है, किसको मतलब कंप्यूटर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें एक बार। हाँ, एक बात और, हमने इस जो पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस पीडीएफ के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उस चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओगे। उस चैनल पे आपको इस वीडियो मतलब ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी हर पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पे मिलेगी जो जो क्लास हो चुकी है। तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है अपना थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चलती है, 1994 से लेकर 1971 तक थर्ड जनरेशन चलती है। इसमें क्या क्या हुआ इसको भी पढ़ के देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो पहली जनरेशन में क्या हुआ था, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तीसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज नहीं किया गया, तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जी आईसी लगी हुई है। कई सारे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में, लेकिन फिर उसका रिप्लेसमेंट आ गया है आईसी।
तो कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको थर्ड जनरेशन कहा गया, मतलब थर्ड जनरेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको थर्ड जनरेशन कहा गया है, तो वो है इसकी आईसी, एक चिप होती है जी, आईसी चिप। इसी में पूरी प्रोसेस होती है कंप्यूटर की। जैसे आजकल आप लोग सीपीयू के अंदर प्रोसेसर देखते हो, उसमें होती है ना प्रोसेसिंग, पहले वैक्यूम ट्यूब में हुई, फिर ट्रांजिस्टर में हुई, और थर्ड जनरेशन में आ गए अपन इंटीग्रेटेड सर्किट पर, मतलब आईसी पर। तो सबसे बड़ा बदलाव ये था आईसी का, इसी वजह से इसको थर्ड जनरेशन कहा गया 1964 से लेकर 1971 तक। सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक ही चिप में लगा दिए गए, मतलब कई सारे ट्रांजिस्टरों को एक ही चिप में लगा दिया गया। मतलब आईसी क्या है, मतलब कई सारे ट्रांजिस्टरों का एक संकुचित रूप है। मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर ले लो, मतलब हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर, मतलब सैकड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर और एक आईसी बराबर काम करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था, मॉनिटर भी आ गया था, कीबोर्ड भी आ गया था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक सॉफ्टवेयर आ गया था जिसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करना, मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। इसके बाद मॉनिटर का भी उपयोग करा, जो आपके पास मॉनिटर रखा है आज के समय में, उसका वो भी आ गया था थर्ड जनरेशन में। और इसके साथ साथ कीबोर्ड भी थर्ड जनरेशन में आया है। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड भी कब आया है, थर्ड जनरेशन में आया है। पावर इफिशिएंट और ज़्यादा स्पीड वाले सिस्टम, मतलब ज़्यादा खपत नहीं करते थे पावर की, और स्पीड ज़्यादा थी। स्पीड क्या थी इसकी, ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए कौन कौन से कंप्यूटर हैं, IBM 370, PDA 11, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, क्या क्या थर्ड जनरेशन में आया है। थर्ड जनरेशन में आया है इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे ज़रूरी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर को एक चिप पिला दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया है, कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में आया है, मॉनिटर थर्ड जनरेशन में आया है। और कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं, IBM 370 और PDA 11, जिनको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब लाभ और हानि क्या क्या है। पहला लाभ है इसमें, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों की कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा था। मतलब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते आए हैं वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार क्या होता गया है, छोटा होता गया है, आकार में छोटे होते गए। पहले कमरे के आकार के, फिर फ्रिज के आकार के, फिर उससे छोटे, और आज आप देख पा रहे हो कि आप अपने जेब में रख के घूमते हो। इसके बाद आता है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत ही कम बिजली खर्च करते थे, ये लाभ हो गया इसका। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे, मतलब हीट कम जनरेट करते थे। वो 2 जनरेशन तक आपने पढ़ा है, हीट ज़्यादा जनरेट होती थी इसके अपेक्षा। इसमें डाटा का कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मतलब पहले से तो बेहतर हो गई थी स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड क्या हो गई थी, बेहतर हो गई थी थर्ड जनरेशन में। डिसएडवांटेज क्या है इसके, पहला डिसएडवांटेज है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, मतलब हीट कम जनरेट करेंगे तो डिसएडवांटेज। परंतु फिर भी इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ भी एसी की ज़रूरत पड़ेगी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये ऐसे नहीं बन गई आईसी चिप, कई सारे वैज्ञानिक आए इनको बनाने के लिए, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो ये भी एक आपका हानि है एक प्रकार से। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे, इसके क्या थे, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है इसका। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं। और भी डिसएडवांटेज हैं और लाभ भी हैं, हानि भी है। इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफ़ी आसान था, एडवांटेज में आ जाएगा। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी थी। स्टोरेज क्षमता मतलब डेटा को स्टोर करने की क्षमता किस में ज़्यादा थी, थर्ड जनरेशन में ज़्यादा थी। कंप्यूटर्स हाई लेवल भाषा को सपोर्ट करते थे, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। पहली जनरेशन में सिर्फ मशीनी लैंग्वेज थी, दूसरी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, कोबोल और फोर्ट्रान। यहाँ पर और कई सारी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। इनमें प्रोग्रामिंग करना क्या था, आसान, सबसे कठिन होता है प्रोग्रामिंग करना मशीन लैंग्वेज में। और डिसएडवांटेज का था, उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल था, मतलब जो आईसी थी उसको रिपेयर थोड़ा मुश्किल होता था, रिपेयर करना, सुधारना उसको क्या होता था, मुश्किल होता था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज वर्कर, विशेष कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ती थी, मतलब जो अच्छे से सीखे हुए हैं, दक्ष व्यक्ति हैं,
वही इसका यूज कर सकते थे आईसी चिप का, तो जी इसकी हानि हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, इसके बाद आता है आपका होमवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। पहला होमवर्क, पहला क्वेश्चन क्या आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाए। इसका आपको कमेंट करके आंसर कर देना है। ऐसे कहना है कि 1 बाय 1 एक ही कमेंट में, अगर चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आप पता होना चाहिए हमें कि आपने जो आंसर दिया है वो किस क्वेश्चन का दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, फिर आंसर लिखना कि इस चारों में से ऑप्शन ए है या बी है या सी है, या ABC लिख सकते हो या फिर इसके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी के मतलब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ था, हमने आपको भी पढ़ाया। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका स्क्रीनशॉट आपको अगली क्लास में बताया जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया है। ये भी बहुत इजी है, तो इसका भी आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जी हमने आपको पढ़ाया है अभी कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर मतलब कौन सी जनरेशन का है। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवैक कंप्यूटर किस पीढ़ी का उदाहरण है, किस पीढ़ी में इसको बनाया गया था। ये भी आपको आंसर कमेंट करना है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी का है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी का मतलब थर्ड जनरेशन का है। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा क्या थी, कौन सी भाषा का यूज किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, हमने आपको पढ़ाया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या थी, मतलब विशेषता क्या थी, बहुत धीमे थे, ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत बड़ी आकार के किसी भी स्टोरेज का प्रयोग नहीं करते थे। इनमें से 4 में से एक कोई आंसर सही होगा, आपको आंसर देना है कमेंट में। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी किस पीढ़ी में पहली बार उपयोग किया गया है। तो ये आपको बताना है कि आईसी का उपयोग कब हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी का है। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। एग्जाम्पल में हमने अभी आपको पढ़ाया है कि कौन सा फर्स्ट का है, कौन सा सेकंड का, कौन सा थर्ड का, तो आंसर आपको देना है। अगला क्या है, हाँ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिससे कंप्यूटर नहीं बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, उस तक आपको ये वीडियो पहुंचानी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।